हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के इस बहुत ही शानदार सेशन में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अभी एनसीईआरटी की सीरीज में चल रहे हैं, जो क्लास 6 हमने जस्ट अभी कुछ दिन पहले हमने उसे पूर्ण किया है। और हम लोग क्लास 7 के आज हम लोग क्लास 7 की 5वें चैप्टर में हम लोगों ने प्रवेश कर लिया है। तो जितने लोग लाइव होंगे सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको अगली क्लास की नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही शानदार सेशन की, जो हम लोग क्लास 5 है और सॉरी क्लास 7 का 5वां चैप्टर का नाम हमारा क्या है, तो बोलेंगे सर जल। यानी अभी आज हम लोग जल मंडल के बारे में मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले हम लोग ने वायु के बारे में पढ़े हैं और हम लोग वायुमंडल के बारे में पढ़े हैं। जैसे जैसे हम लोग का क्लास आगे बढ़ता जाएगा, हम लोग की वहाँ पे और विस्तार नीति बढ़ती जाएगी। हम लोग क्लास 1 में पर्यावरण पढ़े थे और आज क्लास 5वां है, यानी हम लोग जल के बारे में पढ़ने वाले हैं। जल के क्या क्या कारण होते हैं, कहाँ से हमें जल प्राप्त होती है ना, कितने प्रकार के जल हमें कितने उपयोगी होते हैं मनुष्य के लिए। चलिए कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर 9 चैप्टर हम लोग को पढ़ने हैं। आज हम लोग का 5वां चैप्टर समाप्त होगा और 4 चैप्टर हम लोग का और बच जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास 7 का 5वां अध्याय है, जिसका नाम क्या है, तो बोलेंगे सर इसका नाम है जल। क्या नाम है? जल। इसे इंग्लिश में कहते हैं सर वाटर। ये जल हमारे जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे जीवन के लिए वायु जरूरी है, जितना हमारे शरीर में आत्मा जरूरी है, जितना हमारे शरीर के लिए वस्त्र जरूरी है। ये उससे कहीं ज़्यादा जरूरी हमारे लिए क्या है? जल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहता है सूर्य के ताप के कारण, यानी सूर्य का ताप जो ऊष्मा होती है और उसके ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। इस बात को जरा समझिए। आज मैं शायद सेम चीज मैं आज पेड वाले बैच में पढ़ा रहा था, वहां पर मैंने और हालांकि विस्तार में बताया है। अब इसी चीज को क्लास 6 में ये बता रहा है, इसको समझिए। कहता है सूर्य के ताप, यहां पर मैं आपको समझाता हूं लेकिन पहले आप इसको समझ लो। ठीक है, कहता है सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाते हैं। जैसे कहता है कि जब सूर्य की जब ऊष्मा पड़ती है जल पर, तो ऊष्मा क्या होती है, तो कहता है जब सूर्य का तापमान बढ़ता है तो ऊष्मा क्या होती है, तो सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। और ठंडा होने पर जलवाष्प क्या होता है, संघनित हो जाता है और बादलों का रूप ले लेता है। और यही यही यहाँ से वर्षा, हिम अथवा क्या कह सकते हैं, सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। आइए थोड़ा सा हम इसको जरा समझते हैं इस क्रम को। कहता है ये हमारा समुद्र है, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये कौन सा क्षेत्र है, तो बोलेंगे सर ये जो है ये मान लो जल का क्षेत्र है, यानी मान लो समुद्र है या फिर नदी है, बड़ी बड़ी नदियां हैं। ठीक है, अब ये समुद्र का मान लो कि ये क्षेत्र है और यहां से क्या हो रहा है, तो बोलेंगे सर ये समुद्र का क्षेत्र है। और यहाँ पर तो अभी हालांकि सूर्य दिया नहीं, मान लो कि यहाँ पर कोई सूर्य है। क्या है, तो सूर्य है। यहाँ पर ये रहा सूर्य, दादा लिख देते हैं सूर्य है। क्या है, सूर्य है। अब ये सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधे तौर पे कहाँ पड़ रही है, तो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही, तो बोलेंगे सर सूर्य की जो किरणें हैं वो जल पर पड़ रही है। और जब सूर्य की किरणें जल पर गिरेगी तब यहाँ से जल क्या होगा, तो जल का यहाँ से वाष्पन होगा। क्या होगा सर, तो जल यहाँ पर कहाँ गया, वाष्पन है इसमें क्या, हाँ है ना, तो जल का क्या होगा सर, तो जल का यहाँ से वाष्पन होगा, यानी ये जल क्या करेंगे, वाष्पित हो जाएंगे। तो पहला कारण क्या बना कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर या समुद्र पर या महासागर पर पड़ती है, और महासागर पर जब सूर्य की किरणें पड़ेगी तो वो जल क्या होगा, उस जल से वाष्प होगा। जैसे जब आप कभी पानी को खौलाओ या दूध को खौलाओ, आप एक कोई कटोरा है ना, उस पर खौला रहे, इस पर रख दीजिए, और जब आप रखेंगे तो उस पर वाष्पन की क्रिया होती है। पानी क्या होता है, सूखता है। और पानी, मैंने कल ही बोला था कि जब कोई वस्तु गर्म होगी तो गर्म होने के बाद वो ऊपर की ओर उठती है। कहाँ उठेगी, ऊंचाई की ओर जाएगी। जब वो ऊंचाई की ओर जाएगी तो ध्यान देना उसका दबाव में दाब कम होता है लेकिन तापमान बढ़ता जाता है। हमने कल बात किया था। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसकी तापमान में वृद्धि हो रही है। जब ये तापमान बढ़ेगा तो ये कहाँ, तो ऊपर उड़ेगा। ये गैस जो है, जो जल है, वो वाष्प बनकर ऊपर उड़ता है। और जब अगर आप उस पर हाथ रखो तो आपके पास जा रहा है, आपको लग रहा है हाँ हाँ कुछ गर्म गर्म लग रहा है ना, लेकिन जैसे आप हाथ हटाते हो तो आपको ठंडा महसूस होता है। और यहाँ पर जो संघनित हो जाती है जो बूंदें, वो भी टप टप करके नीचे गिरने लगती है। आप इसको प्रैक्टिकल में घर में देख सकते हैं। जब आप खाना भोजन पकाते हैं, अगर रेस्टोरेंट लाइव में, तो खाना स्वयं पका रहे होंगे, तो अगर पका रहे होंगे तो क्या करना,
आज भदेली लेना है ना, और उस पर हाथ रखना या फिर उस पर कोई बर्तन रखना ऊंचाई में, और देखना वाष्पित तो हो रही होगी। तब वो वाष्पित हो रही तब तक वो नीचे नहीं गिरेगी, लेकिन जैसे आप उसे हटाओ अब वो ठंडा होने लगेगी। जैसे ही वो ठंडा होगी तो देखना उसकी बूंदे जो है ना वो एकदम बूंदे बन जाएगी, है ना, बारिश की बूंद की तरह वो नीचे से टप टप करना प्रारंभ। क्यों? तो क्योंकि अब वो ठंडा हो गया, ठंडा संघनित हो गया, संघनित होने के बाद वो ठंडा हो रहा है, और ठंडी जब होगी तो वो उसका जो उतना ताप, क्योंकि उसका द्रव्यमान बढ़ रहा है, घन तो बढ़ रहा है, तो वहां पर क्या करेगा, वायु उसको जगह छोड़ देते, क्योंकि वो भारी हो जाता है। जब वो छोड़ेगी तो क्या होगी, वो नीचे गिर जाएगी। तो किसके रूप में नीचे गिरेगी? वर्षा के रूप में गिरेगी, जल के रूप में नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो याद रखिए वाष्पित हुआ, और जब ये वाष्पित हुआ तो क्या होगा, ये फिर संघनित हो गया। किस रूप में? तो ये संघनित हो गया, बादल के रूप में बन गया। और ये मैंने कल बोला था, इन बादलों को एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके जाता है? तो सर इन बादलों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करता है पवनी, यानी पवन यानी एयर। हमने कल पिछले क्लास में पढ़ा था इसको। और ये फिर क्या होगा, संघनित होने के बाद ये वर्षा यहां पर होती है, और फिर वही वर्षा पर्वतों पर, जलों पर कहीं पर वर्षा होती है, और फिर वही वर्षा कहां? तो फिर से वही वर्षा नीचे समुद्र में या फिर नदी में या महासागर में आकर मिल जाती है। यानी महासागर का जल फिर से महासागर में ही मिलता है, सीधी सी बात है ये। और इसी चक्र को क्या कहते हैं? इस चक्र को आगे पढ़ेंगे। इस चक्र को क्या कहते हैं? जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। इस चक्र को क्या कहते हैं? तो बोलेंगे सर ये जो चक्र हुआ कि पहले ये महासागर में था, महासागर थे वाष्पित होकर के यहाँ कहाँ गया? तो सर वायुमंडल में गया। जलवाष्प कहाँ होते हैं? वायुमंडल में। कौन सा वायुमंडल में? प्रश्न आता है। वायुमंडल मैंने आपको बताया 5 प्रकार के, पिछले क्लास में बताया था। जो नहीं पढ़े कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ लेना। ठीक है, 5 प्रकार मैंने बताया था वायुमंडल। तो बताइए वर्षा जो हो रही है, जो बादल बन रही है, या जो वाष्पीकरण हो रहा है, ये वाष्पीकरण कौन सा मंडल में जाता है? प्रश्न का उत्तर जब सभी लोग कमेंट में दीजिए, नहीं तो आप अपने कॉपी पे लिख ली, है ना, कि जब ये ताप के कारण जब ये वाष्पीकरण हुआ तो कहाँ? तो बोलेंगे सर क्षोभ मंडल में जाता है। कहाँ? क्षोभ मंडल में जाता है, और वहीं पर जाकर के बादल का निर्माण करता है, और वही बादल से फिर वर्षा होती है। अब यही वर्षा फिर कहाँ आएगी? पर्वत के पास आएगी, यानी धरती पर आ रहा है। ठीक है, और वही फिर क्या होता है, नदी के रूप में लेते हुए फिर से जाकर महासागर में मिलती है। और ये जो चक्र चलता है इस प्रकार से, यही चक्र को क्या कहते हैं? इसी चक्र को हम कहते हैं क्या? जल चक्र कहते हैं। महासागर से वाष्पित हुआ, संघनित हुआ, वर्षा हुई, बाह्य वाहित जल के रूप में आया, फिर से जाकर महासागर मिला। ये जो जल चक्र हो रहा है, इस चक्र को हम क्या कहते हैं? तो इस चक्र को हम सर जल चक्र कहते हैं। क्लियर हो गया? इसे क्या कहते हैं सर? तो बोलेंगे सर इसे जल चक्र कहते हैं। याद रखिएगा किसको? तो जल लगातार अपने स्वरूप में क्या करेगा? स्वरूप को बदलता रहता है ना। उसने महासागर, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता है, और इसी चक्कर को क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। क्लियर हो गया यहां तक बातें? आई होप मुझे लग रहा है कि आप लोग की बातें क्लियर हो गई थी। ठीक है, चलिए आइए थोड़ी सी और बातें हम लोग कर लेते हैं। और थोड़ा वीडियो को जरा शेयर करना आप लोग कोशिश करिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा सीरीज है एनसीईआरटी जहां से क्वेश्चन आपको मैं बोल रहा हूँ गारंटी, अगर आप एनसीईआरटी 6 से 12 मेरे से पढ़ लो लगातार, ठीक है, बिना 1 रुपये खर्च की, ये मेरी गारंटी कि यहाँ से बाहर आपके प्रश्न ज्योग्राफी में नहीं आने वाले हैं। हर एक चीज यहाँ पर दिया हुआ है, हर बात पे यहाँ पर टॉपिक, हर टॉपिक पे यहाँ पर चर्चा है। ठीक है, कहता है क्या? हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। किसके समान है? तो थलशाला के समान है। थल का मतलब समझ रहे हो, शाला का मतलब वहां पर आश्रय की बात हो रहा है। जैसे होता है धर्मशाला, है ना, धर्म का जहां पर शाला रहता हो का मतलब हुआ वहां पर रहने का धर्म युक्त स्थल कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कहता है कि हमारे पृथ्वी थलशाला के समान है, जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। कहता है क्या कि हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है, वो शुरू से जिसके पास इतना जो जल था वही जल आज भी उसके पास मौजूद है, कहीं अन्य वो जल नहीं गया। कहता है आगे कि जिस प्रकार, कहता है जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। जैसे कह रहा है कि जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा में कर रहे हैं, मान लो हरियाणा में, यूपी में, बिहार में जिस जल का प्रयोग कर रहे हैं, क्या गारंटी, क्या वो निश्चित है, क्या वो जल बिल्कुल हरियाणा का जल है, यूपी का जल है, एमपी का जल है? हो सकता है वो अमेजन का जल हो, है ना, अमेरिका में चला जाएगा, अमेरिकी महाद्वीप में चला जाएगा, क्या वो उसका जल है क्या? तो प्रश्न उठता है क्या, जब यहाँ से जो मान लो ये जल चक्र है, ये जल मान लो महासागर है,
तो यहाँ से जो किरणें वाष्पित हुई, तो मैंने बोला अभी जस्ट कि जो बादल ये संघनित होकर जब ये बादल बनता है तो पवनें क्या करती है, उसे धक्का देती है और एक जगह से दूसरी जगह उसे ट्रांसफर कर देती है। तो हमने मान लो कि अमेजन नदी में बादल बना, अमेजन नदी में वाष्पित हुआ और वाष्पित होकर संघनित हो गया, होता गया, संघनित होकर के बादल का रूप लिया और उधर से वायु आया, हवा आया, पवन आया, बोला कि चलो भाई मैं तुम्हें लेकर चलता हूं कहीं और वो उसे क्या किया, कहीं और लेकर चला गया, है ना। अब वो मान लो कि 2 स्टेप आगे लेकर चला गया, वहीं पर बरस गया, हालांकि उतना दूर से इतना दूर तो डायरेक्ट नहीं आएगा, धीरे धीरे करके आएगी वो है ना, वो पवने बादल को धीरे धीरे करके लेके आएगी। अब वो पानी को कहीं और गिरा दिया पवन, अब गिरा दिया तो फिर से अब हरियाणा कैसे आएगा, भारत कैसे आएगा, तो फिर क्या होता है, फिर से वो पवने वाष्पित होगी और वाष्पन क्रिया के माध्यम से फिर से संघनित होगी और संघनन के माध्यम से फिर से पवन उसे कहीं और धक्का देगा, या फिर से अमेजन में ले जा सकता है, या भारत की तरफ ला सकता है, यूरोप में जा सकता है ना, एशिया में हो सकता है चीन में चला जाए। तो ऐसा बिल्कुल निश्चित नहीं है कि यहाँ का जल बिल्कुल, मान लीजिए हिंद महासागर का जल जो है वाष्पन है वो बिल्कुल हिंद महासागर में जाए, ऐसा कोई निश्चित नहीं है, या प्रशांत महासागर का जल प्रशांत महासागर में रह जाए, ऐसा भी कोई निश्चित नहीं है। हाँ, रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, ठीक है। आइए बात करते हैं किसी अन्य बिंदु पर। कहता है अलवण जल, अलवण जल का मतलब क्या होगा, लवण यानी जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है। कहता है क्या, जिसमें नमक की मात्रा नहीं हो तो हो गया अलवन, और नमक की मात्रा है तो बोलेंगे लवण। अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी है, ताल है, सोते एवं, स्रोत मतलब हो रहा स्रोत जहां से मतलब पानी निकलता है ना, सोई वगैरह होता है ना, सोते एवं हिमनद है, ठीक है। वो जैसे आप लोग नदी के वगैरह जैसे मान ली कुछ गड्ढा खाते हैं ना नदी के किनारे, तो देखते हैं पानी वहां भी चली आती है, उसे बोलते हैं स्रोत, है ना, सोत बोलते हैं। तो अलवण जल के मुख्य स्रोत क्या क्या है, तो बोलेंगे सर नदी, नदी का पानी हमेशा मीठा होता है, कोई खारा नहीं होता है। ताल यानी ताल तलिया जो होता है उसकी पानी भी मीठे पीने योग्य होते हैं, मतलब छान कर पी सकते हैं। और सोत यानी जहां पर हम लोग क्या करते थे, नदी के किनारे जो है ना सोई खोदते थे, सोत, तो पानी हालांकि नदी में है लेकिन उसके सोत के माध्यम से पानी दूसरे जगह भी स्थानांतरित हो जाती थी, ठीक है। तो सोत के माध्यम से। और हिमनद, हिमनद का मतलब हो गया, हिम का मतलब हो गया बर्फ की बात करें, जो पर्वतों पर होते हैं, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत जैसे हिमालय पे हो गया, बर्फ हो गया ना, ग्लेशियर वगैरह, तो वहां पे बर्फ जो है वो क्या अलवण के उदाहरण। जो लोग लाइक नहीं करते वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया करो बाबू, बहुत मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है कि बाबू यहाँ से पूरा ज्योग्राफी अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो फिर भाई साहब आपका निश्चिंत हो जाओ, फिर कोई रिजल्ट नहीं रोक सकता है। कुछ लड़के जो होते हैं इस उम्मीद में बैठते हैं, अच्छा चलो ना बाद में कर लेंगे, फिर अब बाद में कभी नहीं कर पाओगे, मेरी गारंटी है, लिख लो। बाद में बोल करके नहीं होगा आपसे, फिर आपको लगे सर तो बहुत आगे चल गए, कैसे होगा फिर। लेकिन कुछ लड़के होते हैं, कुछ स्टूडेंट बड़े डिटर्मिनेशन में रहते हैं, वो भले मैं 4 क्लास आगे चला जाऊं, क्लास में आगे चला जाऊं ना, वो क्लास 6 से लेकर के पूरा जहां तक मैं हूं वहां तक वो कंप्लीट करेगा। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं और बहुत मेहनती और बहुत स्ट्रगल, उसे संघर्षशील व्यक्ति होते हैं और उनकी सफलता उन्हें बहुत ऊपर तक ले जाती है, ठीक है। कतम महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। प्रश्न उठ गया, सर महासागर का जल कैसा हो, तो बोलेंगे सर महासागर का जल अलवणीय नहीं बल्कि लवणीय होता है। महासागर और समुद्र का जल लवणीय होता है, बहुत खारा होता है, उसमें नमक की मात्रा होती है। हम लोग जाएंगे तो बहुत झांस टाइप के मारेगा, बाप रे इतना गंदा है ना, बहुत बहुत तेजी से वो लगता है। लेकिन यहाँ पर एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो हो सकता है नमक न डाल के क्या देगा, हो सकता है आपको सोडियम क्लोराइड दे दी। तो प्रश्न को समझने की जरूरत है रे। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने के उपयोग में किया जाने वाला नमक होता है। इसमें जो हम लोग नमक, इसमें जो मात्रा होती है वो किसका होती है, तो बोलेंगे सर इसकी जो मात्रा होती है वो सोडियम क्लोराइड की होती है। किसकी होती है, तो सर सोडियम क्लोराइड, इसकी अधिकांश मात्रा किसकी, तो बोलेंगे सर इसकी अधिकांश मात्रा सोडियम क्लोराइड की होती है। किसकी, सोडियम क्लोराइड की होती है। किसकी, बोलेंगे सर सोडियम क्लोराइड की होती है। आइए थोड़ी सी चर्चा हम लोग इधर करते हैं। लवणता को कहते, लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। लवणता 1000 ग्राम यानी 1 ग्राम 1 लीटर पानी में अगर बात करें कि 1000 ग्राम मात्रा है तो नमक की मात्रा होती है। कहता है लवणता यानी नमक की मात्रा जो होती है 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। 35 भाग प्रति 1000 ग्राम, यानी प्रति 1000 ग्राम में अगर उसका 35वां भाग किया जाएगा तो 35वां भाग क्या होगा, तो उसकी लवणता होती है। आइए थोड़ा सा हम लोग लवणता को आगे वाले पेज में थोड़ा शिफ्ट करके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आइए, इसके बाद हम लोग यहाँ पर फिर से आ गया, ओ माय गॉड,
अरे कहाँ चला गया? जल का वितरण, हाँ जी आगे में था, मैं उधर देख नहीं पाया, है ना। जैसे कहता है कि अगर अगर यहाँ पर जल है तो कहता है अलवण जल का वितरण किस प्रकार से होता है, तो कहता है एक बूंद, अगर एक बूंद अगर होता है तो उसकी नदी में कितना, तो बोलेंगे एक बूंद जो होता है सर नदियों में पाई जाती है, 1/2 चम्मच अलवण जल झीलों से प्राप्त होता है। अगर झील में अगर पानी पानी से अगर निकाला है तो उसमें अगर मात्र नमक की मात्रा अगर पूछा जाए, सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी निकलेगी, तो आधा चम्मच निकलेगी सोडियम क्लोराइड की मात्रा। लेकिन कहता है भौम जल से अगर निकाला जाएगा तो 2 चम्मच जो है भौम जल से प्राप्त होगा, लेकिन बर्फ छत्रक से अगर प्राप्त करेंगे तो उसमें से 9 चम्मच हमें उसकी मात्रा किसकी, तो नमक की मात्रा 9 चम्मच हमें प्राप्त होती है। ये किसका है, तो ये हमको नमक की मात्रा को बताता है। कहते हैं क्या, इजराइल की मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है, यानी 1 लीटर में कितना होंगे, 340 ग्राम प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में 340 ग्राम लवणता यानी नमक हमें प्राप्त होता है। कितना ग्राम, 1 लीटर पानी अगर हम लेंगे मृत सागर से निकालेंगे, डेड सी से निकालेंगे मृत सागर से, इजराइल के बगल में मृत सागर है ना, तो वहां से 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता, यानी 1 लीटर पानी अगर वहां से निकालते हैं तो 340 ग्राम नमक हमें प्राप्त होगा। कितना, 340 ग्राम नमक प्राप्त होगा। उसी प्रकार से कहता है 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, ग्राम की मात्रा चलती किसी कि 1000 ग्राम में कितनी मात्रा होगी, ठीक है। तो महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होता है। आगे कहता है क्या, तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। जो तैराक होते हैं तो इसमें प्लव कर सकते हैं, यानी इस तरह से कूद सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन यानी उसे कठोर बना देती है, ठीक है। देखिएगा इधर थोड़ा समझिए। और तो हमने इसको जो आपको समझाया क्या कि 2 चम्मच भौम जल, यानी अगर हम भौम जल अगर लेते हैं, अगर हम भौम जल निकालते हैं तो वहां से हम 1000 यानी 1 लीटर पानी जब हम गर्म करेंगे, 1 लीटर यानी 1000 ग्राम जब हम पानी भौम जल भूमि के जल जब हम निकाल कर गर्म करेंगे तो वहां से हमें 2 चम्मच नमक की मात्रा प्राप्त हो सकती है। नदियों के पानी से हमें एक बूंद से प्राप्त हो सकता है, 1/2 चम्मच लवण जल के झीलों से प्राप्त हो सकता है, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। कहता है क्या, कहता है कि प्रमुख झीलें हैं, और क्या कहता है, आ गया छूट गया। चलिए तो यहां पर हमारे प्रमुख झीलें हैं और वहां पर कुछ नदी है, और उसके अलावा क्या कहते हैं, झील है, समुद्र है और नदियां हैं। ये प्रमुख समुद्र, झील और नदियां। आइए थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले महासागर की चर्चा करते हैं। इसमें कौन है, तो प्रशांत महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर आपको मिलेगा, आर्कटिक सागर आपको देखने को मिलेगा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर है ना, यह दक्षिणी महासागर भी यहाँ पर है, ठीक है। अरब सागर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हिंद महासागर है, और फिर से प्रशांत महासागर। पूरे हम लोग पहले इसके बारे में चर्चा क्लास 6 में बढ़िया से कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारे सागर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, सागर और महासागर दोनों मिला हुआ है। ये क्षेत्र आपका कौन सा है, तो बोलेंगे सर ये अमेरिका का क्षेत्र है। यहाँ पर कौन कौन सी झीलें, तो बोलेंगे सर उत्तरी अमेरिका में कौन कौन झील है। तो देखिएगा पहले यहाँ से इसको क्रॉस में हम लोग देखेंगे कि सर उत्तरी अमेरिका में कौन कौन झील है, तो हम लोग इसको कलर चेंज कर लेते हैं कि सर ग्रेट बियर झील उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, ग्रेट स्लेव झील उत्तरी अमेरिका में पड़ता है ना, विनीपग झील उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका में, और ह्यूरन झील भी उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। साल्ट लेक सिटी कहाँ, तो सर उत्तरी अमेरिका में साल्ट लेक सिटी पड़ती है। और एक नदी है जो मिसिसिपी नदी है, जो उत्तरी अमेरिका में ही मिसिसिपी नदी पड़ती है। तो यहां पर हमने उत्तरी अमेरिका की बात तो हमने कर लिया। कहता है क्या कि ग्रेट बियर झील कहां से प्राप्त होगा, तो बोलेंगे सर ग्रेट बियर झील कहां है, तो बोलेंगे सर उत्तरी अमेरिका है। ग्रेट स्लेव झील कहां है, तो बोलेंगे सर ग्रेट स्लेव झील भी कहां है, उत्तरी अमेरिका में है। और विनिपग झील कहां है सर, तो वो भी बोलेंगे उत्तरी अमेरिका में। सुपीरियर झील कहां है सर, तो बोलेंगे उत्तरी अमेरिका में। और ह्यूरन झील कहां है, उत्तरी अमेरिका। मिसिसिपी की नदी कहां है, तो बोलेंगे उत्तरी अमेरिका। मिसिसिपी की नदी पड़ती कहां, ये मसौरी की भी नदी कहां है, मसौरी नदी भी कहां है, तो उत्तरी अमेरिका में ही स्थित है, ठीक है। तो ये क्या है,
ये हमारा यहाँ पर कुछ प्रमुख झील था, यहाँ पर हमने समुद्र महासागर को हमने देख लिया। और झील तो आप लोग यह एग्जाम में प्रश्न आता है, सुपीरियर झील बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में प्रश्न है कि सुपीरियर झील कहाँ स्थित है, कहाँ किस महाद्वीप में, तो बोलेंगे उत्तरी अमेरिका में है ना, क्या बोलेंगे, उत्तरी अमेरिका में। थोड़ा सा दक्षिण अमेरिका में आइए, ये अमेजोन नदी है। कौन सी नदी है, अमेजोन नदी है, जिसे हम वृक्षाकार स्वरूप में देखते हैं। किस रूप में, हम आज पढ़ा रहे थे, ये किस रूप में, तो बोलेंगे सर ये वृक्षाकार प्रतिरूप में अमेजोन नदी हमें दिखता है। और अमेजोन नदी कहाँ है, तो बोलेंगे सर दक्षिण अमेरिका में स्थित एक नदी है जो बहुत ही लंबी नदी है, क्या बोलेंगे सर, अमेजोन नदी है। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें एशिया में, अगर बात करें तो एशिया में कौन कौन से नदी है, तो बोलेंगे आइए, एशिया में हमारा सबसे पुराना हो गया ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा हो गया, इधर हमारा बंगाल की खाड़ी है, और इधर हांगो नदी चीन का हो जाएगा। हांगो नदी किसका, तो बोलेंगे सर हांगो नदी चीन का हांगो नदी है। वही अगर बात करें कि काला सागर कहाँ है, तो कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर के मध्य में कौन पड़ जाता है, काला सागर पड़ जाता है। और नाइजर नदी कहाँ है, तो बोलेंगे सर अफ्रीका में नाइजर नदी है। कांगो नदी कहाँ है, तो सर अफ्रीका में। विक्टोरिया झील एग्जाम में बहुत बार पूछा प्रश्न आता है कि सर विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है, तो बोलेंगे अफ्रीका में विक्टोरिया झील स्थित है। ऑरेंज नदी कहाँ है, तो बोलेंगे सर ऑरेंज नदी भी अफ्रीका में है। एक बार बढ़िया से अफ्रीका को देख लीजिए, अफ्रीका कहाँ पे है, तो बोलेंगे सर अफ्रीका में कौन सी नदी है, तो बोलेंगे नील नदी हमारा अफ्रीका में ही मिल जाएगा। ठीक है, लाल सागर अफ्रीका के जस्ट बगल में लाल सागर मिल जाएगा। ठीक है, तो नाइजर नदी, नील नदी, ये सब कहाँ है, अफ्रीका का हिस्सा है। ठीक है, कांगो नदी, ऑरेंज नदी, तो चार नदी हम लोग अफ्रीका में याद कर लेंगे। सबसे नीचे चलते हैं, ऑरेंज नदी, कांगो नदी, नाइजर नदी, नील नदी, चार नदी हो गया। सभी लोग ध्यान से समझ लेंगे क्या है, ऑरेंज नदी, कांगो नदी, नाइजर नदी और नील नदी, ये चार के चार नदी कहाँ, तो बोलेंगे सर अफ्रीका में है। ठीक है, और झील कौन सा है, तो सर बोलेंगे विक्टोरिया झील इसका फेमस झील है। अफ्रीका का विक्टोरिया झील कहाँ स्थित, बोलेंगे सर विक्टोरिया झील अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, चलिए, और यहीं पर आपको ऑस्ट्रेलिया में एक नदी का नाम आता है, इसका नाम है डार्लिंग नदी। क्या, डार्लिंग और मुर्रे, डार्लिंग और मुर्रे यहाँ की दो प्रमुख नदियां हैं। डार्लिंग यहाँ की बहुत फेमस नदी है, कहाँ की, तो ऑस्ट्रेलिया की। और यहीं पर आपको क्या देखने को मिलता है, तो मुर्रे एक नदी है जो इसके साथ जो है कैसा, तो समानांतर, कैसा, समानांतर प्रतिरूप को दर्शाता है, डार्लिंग और मुर्रे नदी। और इसी के बगल में कोरल सागर है। कौन सा सागर है, कोरल सागर है। और ऑस्ट्रेलिया को हम लोग द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। मुख्य रूप से अफ्रीका और अमेरिका को याद रखिएगा, बाकी ऑस्ट्रेलिया वगैरह से उतना क्वेश्चन आता नहीं है ना। विक्टोरिया झील एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, नील नदी बहुत बार पूछ चुका है, नाइजर पूछ चुका है, अमेजन पूछ चुका है, मिसिसिपी पूछ चुका है, सुपीरियर झील पूछ चुका है। इतना सारा वर्ड जो है मैं आपको इंडिकेट जो किया हूँ, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसलिए क्या, अब यही पूछता है कि कहाँ स्थित है। आइए जल के वितरण पे थोड़ी बात करते हैं कि जल का वितरण किस प्रकार से होता है। तो कहते हैं सर जब जल के हम वितरण की जब हम बात करते हैं, तो कहता है हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी अगर मान लो कि 4 रुपया है, तो 1/3 भाग, मतलब सॉरी 3/4 भाग जो है पूरा तरह से पृथ्वी से ढका हुआ, यानी 3/4 भाग जो है पृथ्वी से ढका हुआ। सिर्फ 1/4 भाग जो है, सिर्फ 1/4 भाग में हम लोग निवास करते हैं पृथ्वी पर। ठीक है, आगे कहता है क्या, कि यदि पृथ्वी पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। अब ये प्रश्न है कि जल हमारे पास इतना अधिक है, लेकिन फिर भी हम लोग बार बार कहते हैं कि जल बचाओ, जल बचाओ, जल बचाओ। आखिर क्यों, आखिर हम क्यों जल बचाने के पीछे लगे हुए हैं। हमारे पास तो पृथ्वी पर तो 3/4 सर जल ही जल है। आखिर हम 1/4 में रह रहे हैं, और उसमें भी हम लोग कह रहे हैं कि जल बचाओ। जलमग्न हम लोग ऑलरेडी हो रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं जल बचाइए, तो कैसे जल बचेगा। आइए थोड़ी बात करते हैं जल के पीछे रीजन क्या है। कहता है पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है। जी बिल्कुल उपलब्ध है, लेकिन कहता है क्या है कि निम्नलिखित तरीका को यहाँ पर प्रतिशत दिया हुआ है कि कितना प्रतिशत जल किस माध्यम से लिया गया है। तो कहता है क्या, देखिएगा अगर बात करें तो महासागर की अगर बात करें तो महासागर में 97.3% जल कहाँ है, तो महासागर में स्थित है। जल की अगर बात करें तो बोलेंगे सर महासागर में कितना प्रतिशत जल रहता है, ऑब्जर्वित है, तो बोलेंगे 97.3% जल कहाँ, तो महासागर में
स्थित है। बर्फ छत्रक यानी बर्फ के रूप में कितना, तो बोलेंगे सर 0.2%। कितना, तो बोलेंगे सर 0.2% जल जो है वो बर्फ छत्रक यानी बर्फ जो है जमा हुआ, मतलब ग्लेशियर के रूप में। बस भूमिगत जल कितना है सर, तो बोलेंगे मात्र 0.68। ये एनसीईआरटी कह रहा है 0.68 यानी 0.68% जल जो है मात्र हम लोग भूमिगत जल है। पूरा पूरा पृथ्वी पर मात्र इतना भूमिगत जल हम लोग के पास है, ठीक है। झीलों का अलवण जल, झीलों में भी अलवण जल है। और कैसा अलवण जल, वैसे झील जिसके पास नमक की मात्रा नहीं के बराबर है, मीठे जल पानी की, तो बोलेंगे 0.009। तीसरा डिजिट में जा रहा है, देख रहे हो। और कहता स्थायी समुद्र और नमकीन झीलें कितनी है, तो नमकीन झीलें भी आपको उतनी ही प्राप्त होती है। वायुमंडल में वाष्पन के माध्यम से तो 0.19 वाष्पन के माध्यम से हमें मिलता है। और नदियों से कितना, तो नदियों से 0.0001% नदियों से हमें कौन सा मीठे पानी का जल प्राप्त होता है। अब कुल मिलाकर ये 100। तो एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आता है, एग्जाम में क्वेश्चन महासागर से आता है। ये दो प्रश्न जो है एग्जाम में पूछता है कि महासागर में कितने प्रतिशत जल का वाश है, तो बोले 97.3। बर्फ छत्र कितने, बोलेंगे 2.0 मतलब 2% है, ठीक है। 97, 99 और 1% में पूरा जल कवर हो जाता है, ठीक है। तो मैंने हालांकि इसमें हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है महासागरीय परिसंचरण। क्या कहता है, महासागरीय परिसंचरण क्या है, तो बोलेंगे सर महासागरीय परिसंचरण क्या होता है, जरा जरा समझते हैं महासागरीय परिसंचरण, ठीक है। कहता है क्या, समुद्र तट पर नंगे, कहता है क्या कि सर अगर आप जो बात करते हैं कि सर तो समुद्र तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। कैसी, जब हम लोग समुद्र के किनारे नंगे पैर चलते तो कहता है कुछ जादुई जैसा महसूस होता है। तो कैसे जादुई महसूस होता है, कहता है पुलीन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध और लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। जब आप इस तरह से जब बीच के किनारे जाओगे, समुद्र के किनारे जाओगे, तो आपकी वहां की जो रेतीली होती, मही मही रेतीली होती है ना, और नमक का मात्रा आपको मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, गला इतना खसखा है कि ज्यादा थोड़ा मैं थोड़ा जोर लगाता हूं तो दर्द देने लगता है। थोड़ा आप लोग बर्दाश्त करो, है ना। तो क्या करता है, ये सम्मोहित करता है लहरों को। वहां की जो समुद्र की जो लहरें होती है देखने में बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। वहां की जो स्मेल होता है, वहां की जो वातावरण होता है, वो लोगों को सम्मोहित करता है। इसलिए देखते हो बहुत सारे लोग गोवा जाना पसंद करते हैं, है ना। और महाराष्ट्र में बंबई जाना पसंद करते हैं, मुंबई, तो वहां जाकर के तो गोवा मुंबई के वगैरह बीच वगैरह पे जाते हैं, वहां के समुद्र के किनारे जाते हैं, है ना। हालांकि उसका मकसद कुछ और, फिल्म वालों इसको दिखा दे, उसका मकसद कुछ और था, है ना। ताल एवं झील की शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। तालों में ताल नैनीताल आपने सुना होगा, तालों में ताल नैनीताल, गाना वगैरह ऐसा कुछ निकला हुआ है ना। तालों में ताल है नैनीताल, तो तालों में ताल, सबसे बड़ा ताल नैनीताल में है। तो कहते हैं ताल एवं झील, झील से भी झरने के रूप में गिरते रहता है। झीलें तो बहुत सारे बड़ी बड़ी झीलें होती है, वहां पर पानी का स्थिरता होता है, ठीक है। तो कहता है कि ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान और गतिशील होते हैं। महासागर की जल जो होता है हमेशा चलते रहते हैं और हमेशा बहते रहते हैं, जबकि झील वगैरह का जल अस्थिर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहां पर एक बात और जानने योग्य है, कहता है यह कभी शांत नहीं रहता, यानी जल, महासागर का जल कभी एक जगह अस्थिर नहीं होता है। अगर प्रशांत महासागर तो यहां से चला जाएगा, फिर हिंद महासागर, अटलांटिक मतलब पूरे महासागर एक दूसरे से कनेक्टेड है, पूरा का पूरा महासागर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण एक जगह पानी अस्थिर नहीं रहता, वो सभी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहे। आज हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे इसके बारे में, और बहुत बेहतरीन चीज पढ़ने वाले हैं करंट के बारे में, ठीक है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंग, ज्वार भाटा और धाराएं। तो महासागर में कितने प्रकार की गति होगी, तो बोलेंगे सर महासागर में मुख्य रूप से 3 प्रकार की गति होती है। तरंगों के रूप में महासागर में गति होती है, ज्वार भाटा के रूप में होती है, और किसके रूप में, तो बोलेंगे सर और जो होता है वो धारा के रूप में यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो सर इसमें धारा क्या होती है, तो हम लोग आज यहाँ पर धारा की बात करेंगे, तरंग की बात करेंगे, है ना। आप लोग सुनते होंगे कि ठंडी गर्म जलधारा, गर्म जलधारा, है ना, और ठंडी जलधारा, इस तरह सुनते होंगे ना कि कौन सा महासागर में कौन सी जलधारा
रहती है, तो हम लोग उसको आज समझेंगे, ठीक, थोड़ा सा। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है, कहता है जब समुद्र के सतह पर, तो ये मान लो कि ये सी लेवल है, ठीक है, ये सी लेवल है, और यहाँ पर हवा बहुत तेजी से बह रही है ना, तो यहाँ पर गड़गड़ाहट होती है, पवन, ध्यान ना, ये सतह है तो यहाँ पर हवा चले, तो हवा जो इसकी सतह के साथ ही चलती तो एक आवाज निकलती सनसनाहट सी, वही सनसनाहट क्या होती, तरंगे कहलाती है, क्या। और इस प्रकार से ये डुबकी लगाते रहते और पवनें चलती, तो उसको बार बार पवन यानी हवा जो होता है उसको घसीटते जाता है, वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो तरंगे कहते हैं, ठीक है। जितनी ही तेजी पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती है। अगर पवन तेजी से चलेगा तो लहरें बड़ी बड़ी तरंगे लेती है ना, समुद्र बड़े बड़े तरंगे लेती है, और अगर पवन धीरे से चलेगा तो छोटी छोटी तरंगे लेगी, है ना। लेकिन पवन तो वहां पर बहुत तेजी से चलती है, ठीक है। एकदम शांत जल वहां हमें देखने को नहीं मिलता है। थोड़ा इसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर आगे जाएंगे, ठीक है। कहता है सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, पोताश्रय तरंगे होती हैं। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। पोताश्रय यहाँ पर पोत का आश्रय होता है ना, उसे पोताश्रय कहते हैं, जैसे बंदरगाह वगैरह होता है ना, यहाँ पर पोत, जहाँ पर बड़ी बड़ी आकर लगती हैं उसे कहते हैं। सुनामी कहाँ आती है, तो बोलेंगे सर सुनामी जो होती है समुद्र में आती है, और समुद्र के किनारे क्या होता है, बंदरगाह वगैरह होता है, पोत वगैरह होता है, तो जब वो आते हैं सुनामी तो उसको घसीटते लेकर चला जाता है, जो छोटी छोटी होते हैं उसे समेट देता है, जिस कारण वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। आइए थोड़ी सी तरंगों के बारे में बात करते हैं कि सर तरंग क्या होती है। कहता है क्या, अगर बात करते हैं सर तो कहता है क्या, समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है, एग्जाम्पल से समझा रहा है एनसीईआरटी, कि मान लो कि आप क्या कर रहे हो कि समुद्र के किनारे आप गेंद खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, गेंद खेल रहे हैं, और गेंद जल में गिर जाती है, तो क्या होता है, यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है। जैसे अगर आप कोई फिल्म वगैरह में देखते हैं, जैसे मान लो कोई क्रिकेट खेल रहा है, कुछ खेल रहा है, पानी में चला गया नदी में, तो बॉल की गति देखोगे तो बॉल ऐसे से डूबते डूबते जाता है ना, ऐसे से करते जाएगा, तो वो क्या होता है, वो तरंगों की लहरें, यानी हवा उसको दे रहा है, तो हवा इस प्रकार से गति करते हुए पवन की गति कारण वो क्या हो रहा है, गेंद भी इस प्रकार से डुबकी लगाते चलता है। कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है, उन्हें तरंगे कहते हैं। और वो गेंद क्या होता है, जब इस तरह जब वो डोलता है और हिलता है तो धीरे धीरे गति करते करते वो कहाँ, तो तरंगों के माध्यम से, हवा के माध्यम से वो किनारा पकड़ लेता है, और फिर वो कहीं थोड़ा दूर जाकर, एकदम एग्जैक्ट तो बगल में नहीं आएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस में जाने के बाद वो थोड़ा सा आपके नजदीक यानी किनारे में चला जाता है, ठीक है। अब इसी को थोड़ा समझ कर लिख लीजिए। चलिए, तो कहता है क्या, अब इसको एग्जांपल से, जब महासागरीय सतह पर, जब महासागर की सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है, उन्हें तरंग कहते हैं। जब महासागरीय सतह पर तरंगे मतलब जल जो है लगातार उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, तो क्या, तो बोलेंगे सर ये तरंग का निशान है, किसका, तभी इसे क्या कहते हैं, तरंगे कहते हैं। ये देख रहे हो जल इस प्रकार से जा रहा, ये उठा है ना, फिर धड़ाम से गिरा, फिर उठा, फिर गया, तो ये जो तरंगों का जो चिन्ह दिख रहा है आपको, ये क्या है, तो ये जो तरंगे दिखती है इसे क्या कहते हैं, जल का जो उठना और गिरना होता है वही क्या है, तो उसे ही हम तरंगे कहते हैं। आगे देखिएगा, कहता है क्या, तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। जब लहरें जब तेजी से चलेगी, पवन जब तेजी से चलेगा तो क्या होगा, बड़ी बड़ी वहां पर तूफान, विशाल तरंगे उत्पन्न होती है, जिनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। महासागरीय जल सबसे अधिक कब विस्थापित होगा, तो बोलेंगे सर महासागरीय जल सबसे अधिक विस्थापित भूकंप के समय होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार के समय होते हैं, या महासागरीय जल के कारण, जल के नीचे जो होता है वो कहीं भूस्खलन यानी भू का टूटना, भूमि का टूटना, भूमि का हटना, या भूमि का थोड़ा नीचे खसकना जब होता है, तब क्या होता है, तब अत्यधिक विस्थापित होता है। कौन, तो महासागर का जल क्या होता है, अत्यधिक विस्थापित यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर बहुत जल्दी से होता है। कहता है क्या, परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंग उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। अगर 15 मीटर तक ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंग अगर उठती है, 15 मीटर की ऊंचाई तक,
अगर तरंगे 15 मीटर की ऊंचाई गोता ले रहे हैं तभी क्या है, तब ये सुनामी का रूप ले लेता है। कब, जब तरंगे, जब बड़ी बड़ी जब तरंगे जब ले रही है ना, 15 मीटर ऊंचा जा रही फिर गिर रही, 15 मीटर ऊंचा और फिर गिर, तब ये किसका, तब ये समझ लेना कि सुनामी की दृष्टिकोण की जा रहा है, सुनामी की तरफ अपना ये रुख मोड़ रहा है। तो यहां पर बात समझ में आ गया कि क्या होगा था सुनामी। तो क्या बोलेंगे कि 15 मीटर तक ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे, 15 मीटर तक ऊंचाई वाले विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी, अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। कितना, तो सर 150 मीटर तक सुनामी मापा गया है कि उतना मीटर दूर तक गया है। कहता ये जो तरंगे होते हैं, ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती। कितना, यानी 1 घंटा में 700 किलोमीटर यात्रा कर सकती, इतनी रफ्तार से उन तरंगों का गति होता है। अगर सोच लो, अगर कोई व्यक्ति चला गया उसमें तो कितना रफ्तार, मतलब सेकंड नहीं लगेगा उसको मारने में, इतना रफ्तार उसकी होती है। ये उन रफ्तार के साथ ये जो है अपना कार्य करते हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया। इंदिरा पॉइंट क्या हो गया, तो बोलेंगे सर इंदिरा पॉइंट कब डूबा, तो 2004 में सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों का अत्यधिक विनाश हुआ। और सुनामी के बाद जो है 2004 के बाद अंडमान निकोबार का द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट वहां पर डूब गया। इंदिरा पॉइंट वाला क्वेश्चन आता है कि इंदिरा पॉइंट कब डूबा, तो बोलते हैं सर 2004 के सुनामी के बाद इंदिरा पॉइंट डूबा था। अभी तक का सबसे बड़ा विशाल, जो कह सकते हैं कि तरंगे कब आई थी, सुनामी कब, तो बोलेंगे सर 150 मीटर अभी तक का सबसे बड़ा मापा गया है। सबसे बड़ी तरंगे और सबसे बड़ी सुनामी का कारण कौन, तो सर 150 मापा गया है। ठीक है, चलिए सर ज्वार भाटा किसे कहते हैं। आइए, हमने तरंगों को समझ लिया कि तरंगे जब लंबी लंबी, जब 15 मीटर की कम ऊंचाई तक अगर तरंगे जा रही है तो सुनामी का रूप लेगी। और सबसे अधिकतम कितना लिया है, तो 150 मीटर तक अभी तक अधिकतम लिया है। और इसकी रफ्तार कितनी होगी, तो बोलेंगे सर इसकी जो है गति कितनी, तो बोलेंगे सर 700 किलोमीटर प्रति आवर की घंटे, यानी 1 घंटे में 700 किलोमीटर की अधिक तेजी से गति करते हैं ये तरंगे। ठीक है, चलिए कहता है क्या कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब दिन में कम से कम 2 बार कहता दिन में 2 बार नियम में महासागर जल का उठना और गिरना। कितना बार, 2 बार जल उठेगा और गिरेगा, एक बार उठा एक बार गिरा, कम से कम अगर 2 बार होता है तब ये ज्वार भाटा कहलाता, क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। कहता अभी तक की अगर बात करें सबसे ऊंचाई में कितना बोले, कहता है जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब ये उठ रहा है तब ज्वार है, जब धस रहा है तो भाटा है। ठीक है, तो कहते हैं जब सर्वाधिक ऊंचाई तक ये उठकर, मतलब बहुत ऊंचाई तक ये उठता है और उठ करके तट के बड़े हिस्से को अगर नष्ट कर देता है या डुबा देता है तब उसे क्या कहेंगे कि भाई साहब इसको ज्वार ने डुबा दिया है। भाटा नहीं, क्या बोलेंगे, इसे ज्वार ने डुबा दिया है। और कहता है क्या, जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। यानी तट से, यानी जो किनारा होता है उसके पीछे चला गया तो बोलेंगे कि भाटा है। या जब जल अपने निम्नतम स्तर तक चला जाता है, या कह सकते हैं एवं तट के पीछे चला जाता तब उसे हम भाटा कहते हैं। यानी जितना उसका तल है अपने तल के बराबर जब वो चल जाता है और उसके नीचे तक वो चला जाता है तब बोलेंगे वो भाटा का कार्य कर रहा है। या फिर वो तट के किनारे हो जाए, थोड़ा थोड़ा तट से पीछे हो जाए, तब समझेंगे क्या कि वो किसका काम कर रहा है, तो वो सर भाटा का काम कर रहा है। किसका, तो भाटा का काम हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोली किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर कोई आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है,
मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि आप लोगों को क्लियर सब चीज़ दिख रहा है कि नहीं। बहुत सुंदर दिख रहा है, मुझे लग रहा था नहीं दिखेगा लेकिन बहुत बढ़िया दिख रहा है। चलिए आइए कहता है यहाँ पर थोड़ा हम लोग ज्वार भाटा, प्रश्न आता है कि ज्वार भाटा कब उत्पन्न होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, आइए बात करते हैं। लघु ज्वार भाटा और ये हो गया आपका वृहत ज्वार भाटा, में दोनों को समझते हैं। कहता है सूर्य एवं चंद्रमा शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। प्रश्न आता है कि आखिर ज्वार भाटे कब आते हैं और किस लिए आते हैं। तो पहला उत्तर हमें मिल गया कि सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी सतह पर ज्वार भाटा आता है। ठीक है, पहला उत्तर सभी लोग देंगे कि ज्वार भाटा कब आता है, तो बोलेंगे सूर्य और चंद्रमा के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी सतह पर ज्वार भाटे उत्पन्न होते हैं। कब होंगे, तो ज्वार भाटे उत्पन्न होते हैं। आगे बात कहता है कि जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट, पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तब उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। उच्च ज्वार कब आएगा, तो पृथ्वी का जल जब चंद्रमा के निकट होता है, क्योंकि पृथ्वी घूमती है और चंद्रमा भी कभी उसके नजदीक आता है, तो जब कभी भी पृथ्वी चंद्रमा के जब नजदीक वो पहुंचती है तो क्या होता है, चंद्रमा के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर का जो जल है वो चंद्रमा की ओर अट्रैक्ट होती है ना, उसकी तरफ, क्योंकि घर्षण आकर्षण बल है ना, तो चंद्रमा का आकर्षण बल उस जल को खींचती है। जब जल को खींचेगी तो लंबी और सबसे ऊंची तरंगों को, क्योंकि वो खींचने का प्रयास करें, उतना ऊपर तो जाएगा नहीं लेकिन खींचने का प्रयास करती गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तब उस अवस्था में अभिकर्षण यानी उसको खींचने का प्रयास कर, तब उस अवस्था में उच्च ज्वार की उत्पत्ति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको दिमाग में अच्छा से सेट कर लो कि उच्च ज्वार की उत्पत्ति कब होगी, तो चंद्रमा जब पृथ्वी के नजदीक जाता है तो पृथ्वी का जल जो होता है चंद्रमा की ओर अभिकर्षित या आकर्षण होता है, आकर्षित होता है, तब चंद्रमा उस जल को खींचने की कोशिश करता है अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, लेकिन अत्यधिक दूर होने के कारण वो खींच नहीं पाता, इसलिए उस जल की ऊंचाई बहुत अधिक दूरी तक चली जाती है, ऊंचाई तक जाती है, जिसे हम उच्च ज्वार कहते हैं। कहता है पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होती है। कौन सा, कहता जब कभी पूर्णिमा होता है या जब कभी अमावस्या, महीने में दोनों होते हैं। ठीक है शुरू पढ़ा चुके हैं क्लास 6 में, पहला चैप्टर में पूर्णिमा अमावस्या की चर्चा है। ठीक है, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। कितना, तीनों एक सीध में होते हैं। इस प्रकार से होता है, ये सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया और पृथ्वी, ये तीनों एक सीध में यानी एक बराबर में होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है ना, और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं, इस ज्वार को वृहत ज्वार कहते हैं। चंद्रमा जब आया तो उसने उठाया तो जरूर, खींचने की कोशिश की तो ऊंचा गया, उच्च ज्वार ये बना, लेकिन वृहत यानी सबसे ऊंचा कब बनेगा, तो सबसे ऊंचा जब बनेगा जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में जब होते हैं और जब उसे अट्रैक्ट करते हैं पृथ्वी के पानी को, सूर्य भी और चंद्रमा दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल अट्रैक्ट करता है, तब सबसे अधिक ऊंचाई तक ज्वारीय उठता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, वृहत ज्वारीय, या फिर हम इसे उच्च ज्वारीय कहते हैं, है ना, वृहत उच्च ज्वारीय कहते हैं। लेकिन चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। लेकिन कहता है क्या, लेकिन चांद जब अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है, तो सर प्रथम और अंतिम चतुर्थांश का मतलब समझे नहीं, तो आइए थोड़ा समझाते हैं। प्रथम और अंतिम चतुर्थांश, जैसे ये पृथ्वी है ना, और चंद्रमा क्या करती है, ये चंदा है। ठीक है, ये चंद्रमा परिक्रमा करती है पृथ्वी की, इस प्रकार से परिक्रमा करती है। जब ये परिक्रमा करती है पृथ्वी की इस प्रकार से, तो ये 4 भाग में जाती है। एक आपको हो गया, मान लो ये 1 भाग हो गया, एक आपको यहाँ पर हो गया 2 भाग, एक आपका यहाँ पर हो गया 3 भाग और एक आपका हो गया 4 भाग। तो कहता है कि 4 भाग में मैंने इसे बांट दिया चंद्रमा को, ये 4 तरह से ट्रैवल कर रहा है, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। कहता है प्रथम और अंतिम चतुर्थांश,
तो इसका पहला चतुर्थांश ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला मान लो पहला चतुर्थांश हो गया, 4 में से एक भाग मान लो ये वाला भाग इसका क्या हो गया, तो पहला चतुर्थांश हो गया। और अंतिम चतुर्थांश तो 1 2 3 4, तो अंतिम क्या हो जाएगा इसका, तो अंतिम इसका जो हो जाएगा ये वाला भाग हो जाएगा। तो कहता है कि जब ये पहला और चौथा, तो जब पहला और चौथा चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, तो देखना यहां पर शायद दिया होगा ना, हाँ जी देखो दिया हुआ है, ये क्या हो गया, ये लघु है, यहाँ पर आपको चंद्रमा दिख रहा है, 1 नंबर में चंद्रमा है और यहाँ पर 4 नंबर, यहाँ पर चंद्रमा, मैंने बोला ना 4 नंबर यहाँ पे, तो 4 नंबर चतुर्थांश में यहाँ पर चंद्रमा है, तो एक तरफ चंद्रमा है और एक तरफ सूर्य है और बीच में पृथ्वी लटक रही है ना। बृहत सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कब उठा, जब यहाँ पर पृथ्वी था, इसके बगल में चंद्रमा है और सबसे बड़ा यहाँ पर सूर्य है, तो एक तरफ सूर्य का अट्रैक्शन हो रहा है, चंद्रमा का भी अट्रैक्शन हो रहा है, तो सबसे अधिक ऊंचा तक ज्वार भाटा उठेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ चंद्रमा अपनी ओर खींच रहा है, इसलिए ज्वार भाटा इतना सा उठा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ठीक उल्टा होगा कि अब बीच में पृथ्वी हो गई है, एक तरफ इसको सूर्य खींच रहा है और दूसरे तरफ इसको चंद्रमा खींच रही है, तो जब दोनों एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, एक तरफ सूर्य दूसरी तरफ चंद्रमा खींच रहा है, तो यहां भी पानी जा रहा है, ज्वार उठ रहा है और वहां भी उठ रहा है, तब उस अवस्था में कैसा होगा, तो विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा उत्पन्न होती। कैसी, तो बोलेंगे सर, तो यहां पर कैसा, तो बोलेंगे सर निम्न ज्वार भाटा आता है। कैसा ज्वार भाटा, तो बोलेंगे सर निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। कैसे बोलेंगे, तो इसे, तो बोलेंगे सर इसे लघु ज्वार भाटा कहते हैं। तो कैसे होगा, एक तरफ पृथ्वी खींच रहा है, सॉरी चंद्रमा खींच रहा है और दूसरी तरफ ठीक विपरीत दिशा में सूर्य खींच रहा है, तो ज्वार भाटा सीधे क्या करता है, विपरीत दिशा में काम करने लगता है, क्योंकि ये भी खींच रहा है ये भी खींच रहा है, तब इससे हम सबसे कम ऊंचाई तक जाता है। जैसे मान लो कि आपके तरफ आप भी 5 किलो, मान लो 20 किलो का बोरा रखा हुआ है, आप भी खींच रहे हो वो भी खींच रहा है, दोनों किसी का बल थोड़ा ज्यादा है किसी का बल कम है, लेकिन खिंचाई तो दोनों तरफ होगा ना, कभी ये कभी वो, है ना। तो ये जो खिंचाई होता है इसी के कारण क्या होता है, ज्वार भाटा निम्न स्तर में चला जाता है। आगे कहता है क्या, कहता है उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है, ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, है ना। जो उच्च ज्वार जो होते हैं, जहां पर हमने पढ़ा था कि सूर्य चंद्रमा जो है पृथ्वी को क्या करता है, खींचता है, तो कैसा बनता है ये, सॉरी यहाँ पर जो है ना ये वृहत यानी उच्च ज्वार बनता है, तो क्या करता है यहाँ पर नौ संचालन में जब नौका चलती है उसके लिए वो फायदेमंद होता है, क्योंकि लंबी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें होती हैं, तो आराम से इस प्रकार से नाव चलता है। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होता है। उच्च ज्वारीय मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियों के निकट पर आ जाती है, हालांकि ये सब काम का चीज नहीं, इसको हटा देने में फायदा है, ठीक है। इतना सिर्फ आपको दिमाग में रखना कि उच्च ज्वार क्या करता है, नौ संचालन में सहायक होता है, ठीक है। कहता है क्या, इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। तो कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर ज्वार भाटा का प्रयोग किसके लिए, तो ज्वार भाटा का प्रयोग विद्युत संचालन के लिए किया जाता है, कि वहां से भाई कुछ विद्युत उत्पादन हम लोग कर लें। इससे कुछ लोग देखिए, हर जगह समस्या, हर जगह बस नजरिया सबका अलग अलग है, वही उसी नजरिए को समझने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है एनसीईआरटी। महासागरीय धाराएं, यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी या ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है महासागरीय धाराएं। और एग्जाम में भर भर के यहाँ से प्रश्न, 1-2 प्रश्न आते ही आते हैं, हर एग्जाम में लगभग एक प्रश्न दे ही देता है, अगर लेवल बढ़िया है तब, है ना। अब ये नहीं कि मतलब कह रहा है कि कांस्टेबल में ये प्रश्न आ जाएगा, है ना, तो कांस्टेबल में नहीं आएगा। हाँ, दरोगा वगैरह में इससे प्रश्न आ सकता है, बिहार एसएससी सीजीएल या किसी भी सीजीएल में आ सकता है जो स्टेट पीसीएस है, ठीक है ना। अभी देखो जो सेंट्रल का है उसका वैकेंसी बढ़ा दिया गया है, आगे बात करते हैं ना, चलो वो सब हम लोग दूसरे बैच में बात कर लेंगे। आइए, कहता है महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। क्या कर रहा है कि महासागरीय धाराएं, बहुत इंपॉर्टेंट, अस्थिर से दिमाग से बढ़िया लगा सोचना कि महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में, उसका एक दिशा फिक्स है कि मैं हमेशा बायां ही जाऊंगा तो बायां ही जाऊंगा, बीच में मैं दायां नहीं मुड़ूंगा, ठीक है। और कहता निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धारा को जल धारा कहते हैं।
क्या कहेंगे? जलधारा। अब ये जो जलधारा होती है, ये जलधारा तो महासागरीय जलधाराएं जो होती है गर्म या ठंडा हो सकती है। महासागरीय धाराएं या तो गर्म होगी या तो ठंडा होगी। कैसी होगी? या तो गर्म होगी या तो, महासागरीय जलधाराएं या तो गर्म होगी या तो ठंडी होगी। इसमें दो राय बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या होगा? तो कहता है सामान्यतः प्राय अगर देखा जाता है गर्म महासागर धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। इसको याद रखना, ठीक है? क्या मैं बोल रहा हूं कि गर्म महासागरीय जो होते हैं वो कहां होते हैं? तो कहते हैं सर गर्म महासागर कहां होते हैं? तो इसको एकदम वीवीआई कर लेना कि गर्म महासागर प्रायः देखा गया है कि गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। ये भूमध्य रेखा कहाँ है? तो बोलेंगे सर विषुवत वृत्त 0 डिग्री को बोलते हैं भूमध्य रेखा। वहां पर ये क्या, तो गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती। क्यों? क्योंकि वहां पर सूर्य का तापमान सबसे अधिक पड़ता है, और जहां पर तापमान सबसे अधिक होगा वहां पर वायुदाब निम्न होता है। याद रखना, जहां तापमान उच्च है वहां पर वायुदाब निम्न होगा, जहां तापमान निम्न है वहां वायुदाब उच्च होगा। इतना दिमाग में अच्छे से बैठा लो, ठीक है? कि महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट में कैसी, तो गर्म जलधारा होती है। एकदम अच्छे से इस बात को समझ लीजिए, ठीक है? आगे बात करते हैं। एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। क्या कहता है? गर्म होगी और किसकी तरफ? तो ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती है। और कहता है कि ठंडी ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। कहता है जो ठंडी जलधारा होती है वो कहां प्रवाहित होती है? तो ठंडी जलधाराएं ध्रुव या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। कहां पे? या तो ध्रुवों की ओर या उच्च अक्षांश से उष्ण कटिबंध की ओर प्रवाहित होती है, या कहता है निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। कौन? तो ठंडी धाराएं निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। आगे कहता है क्या? कहता है लिब्राडोर महासागरीय धाराएं, कौन सा? लिब्राडोर महासागरीय जलधाराएं शीत जलधाराएं होती है। क्या मैंने बोला? लिब्रा प्रश्न आएगा कि अगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो प्रश्न यहां से पूछ सकता है, हूबहू पूछेगा कि लिब्राडोर महासागर का जलधारा कैसा है? उष्ण है, शीत है, शीतोष्ण है, कैसा है? तो दो ही होता है, गर्म या ठंडा। तो बोलेंगे शीत जलधारा है। कैसी बोलेंगे? कि सर शीत जलधारा का उदाहरण है। जबकि बात करें गल्फ स्ट्रीम, गर्म जलधारा होती है। जबकि जो गल्फ स्ट्रीम होता है कैसा? तो बोलेंगे सर गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म जलधारा का उदाहरण है। लेकिन लिब्राडोर महासागर कैसा? तो शीत जलधारा का उदाहरण है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको समझेंगे हम लोग स्थिर से, ठीक है? चलिए, कहता है महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। महासागरीय जो धाराएं होती किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। अगर वहां पे गर्म जलधारा गुजर रही तो निश्चित तौर पे वहां से क्या होगा? वाष्पन की क्रिया और तेजी से होगी, तो हो सकता है वर्षा वहां पर और अधिक हो जाए। ठीक है, आगे देखिएगा, कहता है क्या? गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। याद रखिएगा, कहता गर्म जलधारा से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता। अगर बगल से गर्म गर्म जलधारा गुजर रही तो बगल का जो तापमान होगा वो भी कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ठीक है, और कहता है जिस स्थान पर गर्म और शीत कहीं पर तो मिल, जैसे मान लीजिए कहीं पर गर्म है कहीं पर ठंडा है, तो कहीं पर तो वो लोग जाकर मिलता होगा। तो जहां पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आपस में मिलती है उस जलधारा को क्या कहते हैं? तो पूरी दुनिया में उसे सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। कहां पे? तो जहां पर गर्म और ठंडी जलधारा जब आपस में मिलती है उसे सबसे अधिक, उसे मछली उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है। ठीक है, आगे कहते हैं क्या? जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर इसके कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। जहां गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वहां कोहरे वाले मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए, क्या होगा? कोहरा, जब कभी कुहासा लगता है, कोहरा लगता है तो क्या संचालन, क्या
इसको पर्यटन मतलब क्या उसको बोलता है, परिवहन क्या अवरुद्ध नहीं होगा? तो बिल्कुल अवरुद्ध होगा। जब ट्रेनें भी होती है, देखो ट्रेन तो पटरी पे चलती है फिर भी लेट हो जाती है, वहां पर तो उसको समुद्र में चलना है, तो वहां पर तो कोहरा होंगे ही होंगे। ठीक है, आइए ये पूरी तरह से जो हम लोग इस फिगर को देख रहे हैं, ये जलधारा का उदाहरण है। यहाँ पर ये इंडिकेट किया गया कि कौन सी जलधारा किस क्षेत्र में बहती है। ये जो आप इस लाइन को देख पा रहे हैं, इस लाइन को हम कहते हैं विषुवत वृत्त, जिसे हम कहते हैं क्या? विषुवत वृत्त। क्या कहते हैं इसे सर? तो बोलेंगे सर इसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं, है ना। ये इसे हम कहते हैं 0 डिग्री विषुवत वृत्त, है ना। विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा इसी का नाम दिया गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? तो बोलेंगे सर ये 0 डिग्री हो गया। कैसा हो गया? 0 डिग्री का ये रेखा हो गया। बोलेंगे सर किसका रेखा हो गया ये? तो बोलेंगे सर 0 डिग्री का ये रेखा हो गया। आइए, ठीक है। अब यहां पर कहता है क्या? अब यहां पर देखिएगा, यहां पर हमने जलधारा को 2 भाग में बांट दिया, और यहां पर की जितनी जलधारा है ना, चाहे इस साइड में चाहे इस साइड में, ये सभी के सभी जलधारा कैसी बहेंगी? तो सभी के सभी लगभग सामान्यता, अगर 10 में से 9 जो रहेंगे वो कैसी? तो गर्म जलधारा का आपको उदाहरण मिलने वाला है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर अगर समझेंगे तो, हालांकि इसको मैं जब बनाकर मैं कॉपी में जब इसे समझाता हूँ तो मुझे ज़्यादा आपको समझाने में अच्छा लगता है, आपको आनंद आता है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, जब हमें इस फिगर को बने बनाए फिगर में समझाते हैं तो थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन की स्थिति आप लोगों को पैदा नजर होता है। ठीक है, क्योंकि कौन सी जलधारा कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही, इसमें कुछ पता नहीं चलेगा आपको। जब मैं कभी पढ़ाऊंगा इसके आने वाले आगे चैप्टर में, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो जलधारा की चर्चा भी और विस्तार से होगी। ये जो भी क्लास 6-7 में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एक तरह से इंट्रोडक्शन में करवा रहा हूँ अभी, और जब 8 में 9 में 10 11 12 जाएंगे तो वहां पर जलधारा विस्तार से पढ़ना है, तो मैं वहां पर आपको बाकायदा कॉपी पे नोट्स में आपको करवा कर चलूंगा। इस जलधारा को मैं स्वयं बनाऊंगा, यहाँ पर पूरी तरह से ब्लैंक रखूंगा, है ना। और उसके बढ़िया से, क्योंकि यहाँ पर आपको घंटा आधा घंटा यहाँ पर समय आपको घंटा भर देना पड़ेगा। जो आप घंटा भर जब यहाँ पर समय देंगे, है ना, हाफ एन आवर या 1 आवर आपको समय जब दोगे, तो इस जलधारा में फिर कभी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा ही नहीं होगी, है ना। अगर कोई पूछ दे कि उत्तरी विश्व जलधारा कैसी है, गर्म है कि ठंडी है, तो उसकी उत्तरी विश्वत जलधारा कैसी है, गर्म है कि ठंडी है, तो मैंने बोला विश्वत यहाँ पर है, तो क्या बोलेंगे सर? ये गर्म जलधारा का उदाहरण, यानी बोलेंगे सर ये हॉट है। कैसा है? तो बोलेंगे सर ये हॉट। एच का मतलब हो गया हॉट, सी का मतलब हो जाएगा कोल्ड। ठीक है बोलिए, ठीक है। और ये विपरीत जा रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको गर्म जलधारा का यहाँ पर उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से अभी मैं आपको समझाऊंगा ये नहीं, ठीक है, इसे मैं नहीं समझाऊंगा। चलिए आगे देखिए। तो गल्फ स्ट्रीम मैंने बोला था कि गल्फ स्ट्रीम कैसी, तो बोलेंगे सर गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा? तो यहाँ से इस तरह से जलधारा जा रही है, ये इधर गई और यहाँ से इधर जाएगी, और यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते उधर जाएगी, फिर उधर से घूरते घूरते, है ना, ये इस तरह से ठंडी जलधारा के रूप में निकलेगी यहाँ से। और ये जलधारा फिर इधर जा रही, कहाँ से? तो ये देखिए यहाँ से इधर जा रही है। तो बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति ऐसे में होता है, तो मैं इसको एक लाइन से जब मैं बनाना शुरू करता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अभी हालांकि इसको हम लोग इतना ही रखने देते हैं, जो मैं बोला हूँ आप लोग इतना ही याद करके थोड़ा सा फिलहाल रखिए, फिर जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पूरा मैं विस्तार से जलधारा पढ़ाऊंगा, बाकायदा मैं इसे कॉपी पे लिख लिख कर मैं पढ़ाऊंगा। अगला बार आएगा जलधारा। इससे पहले क्या हम लोगों ने वायुमंडल नहीं पढ़ा था ना, फिर भी हम लोग को पढ़ना पड़ा है वायुमंडल। जलमंडल नहीं पढ़ा था, पढ़े थे, फिर भी हम लोग को जलमंडल थोड़ा विस्तार से पढ़ने को मिला। फिर जल आगे आ गया, जलमंडल पढ़ने के लिए आएगा, वायुमंडल पढ़ने के, तो वहां पर पूरी तरह से विस्तार होगा, है ना, याद रखिएगा। ठीक है, तो वहां पर जो विस्तार होगा, क्या तो क्या यहाँ पे बेसिक वाली बातें होंगी? तो जी बिल्कुल बेसिक वाली बात वहां पर नहीं हो पाएगी, क्योंकि बेसिक वाला बात एनसीईआरटी आपको पहले ही बता चुका है। तो वहां पर सिर्फ एडवांस बात डालता है, उसके लगता है कि बच्चे लगातार पढ़ते आ रहे हैं, तो पीछे वाली बात को निश्चित तौर पे उसे याद होगा। ठीक है, चलिए सभी को थैंक यू, सभी को धन्यवाद। टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, और इस चैप्टर को जितना मैंने अपने बताया है मैंने आपको, उतना आप सभी को करके आना है। और इसको थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस में कमेंट में इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में, है ना। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, महासागर, वायुमंडल और स्थल के बीच चक्कर लगाता है,
उस चक्र को क्या कहते हैं? तो सर उस चक्र को हम जल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं सर? जल चक्र कहते हैं। सामान्यतः गर्म महासागर धाराएं उत्पन्न होती कहाँ? तो बोलेंगे सर भूमध्य के निकट में, ध्रुव के निकट नहीं, भूमध्य के निकट में गर्म जलधारा है ना। दिन में दो बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना कहलाता है। तो दिन में 2 बार उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ठीक है, अब यहीं पर आपको ज्वार भाटा है, सुनामी है, महासागरीय धाराएं और कैस्पियन है। ठीक है, तो जल चक्र क्या होता है? तो यहाँ पर जल चक्र दिया हुआ है, निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जलधाराएं क्या कहलाती है? तो निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जलधारा आपको क्या कहलाएगी? तो महासागरीय जलधारा कहलाती है। तीव्र भूकंपी तरंगे जल की अवधिक चढ़ाव और उतार को क्या कहते हैं? अवधिक चढ़ाव और उतार को क्या कहते हैं? तो हाँ ना, आवधिक चढ़ाव उतार को ज्वार भाटा कहते हैं। विशालतम झील क्या है? तो कैस्पियन सागर क्या है? तो विशालतम झील का उदाहरण देखने को मिलता है। सुनामी क्या है? तो बोलेंगे तीव्र भूकंपीय तरंगे क्या है? हाँ, तीव्र भूकंपीय तरंगे क्या हो जाएगी? तो आपको सुनामी का उदाहरण मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, ये मैंने आपको आंसर भी दे दिया है। इससे पहले वाला आप लोग क्या करिएगा, ये आपको मैं समझाऊंगा, इसमें जेट स्ट्रीम वगैरह मैं समझाऊंगा तो आपको और समझ में आएगा। थोड़ा और गहराई आप लोग पढ़िए, फिर यहाँ पर हम लोग इसको समझेंगे। इसमें हमको मैं अगर आप 1 घंटा भी देने के लिए समय तैयार होगी तो 1 घंटा मुझे कम से कम इसको बनाने और समझाने में लगेगा। ठीक है, तो मैं आगे क्लासेस आएंगे वहां पर, तो मैं उसे समय दूंगा बढ़िया से, बेहतरीन से, बाकायदा 2-2.5 घंटे क्लास एक चैप्टर में वहां पर दूंगा, तो वहां पर मैं इसे समझाऊंगा और बेहतरीन से। अभी जो मैं आपको थ्योरी पढ़ाया हूं, इस थ्योरी का बढ़िया से बस इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए सभी लोग को थैंक यू, सभी लोग का धन्यवाद। अगली क्लास हम लोग एनसीईआरटी में मिलते हैं। क्लास 5 आज हम लोग कर लिया, कल हम लोग क्लास 6 करने वाले हैं। ठीक है, तो जो लोग भी नहीं जुड़ रहे हैं, आप अपने दोस्तों को शेयर करिए वीडियो को अधिक से अधिक, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके और मैं आपको, मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आपको क्लास 12 तक मैं पढ़ा सकूं। मनोबल, जब देखिए इंसान का क्या होता है ना, इंसान की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जब कोई काम कर रहे हैं और उसमें सफलता जब नहीं मिलती तो उसे लगता है कि शायद मैं कोई गलत रास्ता पकड़ लिया हूं, है ना। जबकि अभी तक के सबसे बेस्ट रास्ता यही है, ज्योग्राफी के लिए सबसे बढ़िया मुझे लगता है, एनसीईआरटी से बढ़िया मुझे कोई ज्योग्राफी लगता ही नहीं है ना। और अगर ये बढ़िया जो लड़का पढ़ लिया, उसे फिर कहीं और ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये बस यही सी बात है। आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर देखते हो वीडियो तो आपको लाइक करने में क्या ही जाता है, मुझे समझ में नहीं आता, है ना। आप लोग वही जब देखते हैं लंच जब वीडियो देखते हो उसको लाइक बहुत बढ़िया से हो जाता है, सब्सक्राइब बहुत बढ़िया से कर लेते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको नाचने वाले वीडियो प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आपके करियर से रिलेटेड ही सिर्फ वीडियो प्राप्त होते हैं। अन्य नाचने गाने वाले वीडियो के लिए हमसे संपर्क ना करके बल्कि किसी अन्य से संपर्क करें। ठीक है, तो जो लोग भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, इस सेशन को बढ़िया से शेयर करिए, बढ़िया से लाइक करिए, ताकि मैं आपको क्लास 12 तक कंप्लीट कर सकूँ। और इसके बाद में इकोनॉमिक्स की एक बहुत बड़ा सेक्टर होता है जो यहाँ पर मात खाता है, जो बच्चा एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, मैं 9 से पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स, जिसका इकोनॉमिक्स बिल्कुल चौपट है, जिसका साइंस बिल्कुल नहीं आता है, उसको मैं एनसीईआरटी साइंस भी, मैं एनसीईआरटी वहां पर मैं एनसीईआरटी शुरू करूंगा, साइंस का 8 या 9 से शुरू करूंगा, एकदम बेसिक से शुरू करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए ओके, सभी को थैंक यू, सभी को धन्यवाद। टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, और अगले क्लास में लोग मिलते हैं, चैप्टर नंबर 6 में मिलते हैं। ठीक है, सभी को थैंक यू, सभी को धन्यवाद।